मुल्क की हालात दिन ब दिन बदतरीन होती जा रही है। सियासतदान एक दूसरे के खून चूस रहे हैं। इमरान खान और जमात इस्लामी पार्टी के अलावा किसी को भी गरीब आवाम की फिक्र नहीं। इस वीडियो में हम इन चोट डब्बरों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने इमरान खान को खत्म करने के लिए जो प्लान बनाए हैं उसे भी एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अब पाकिस्तान को कब्रिस्तान का नाम देने पर मजबूर हो गए हैं। सियासतदान मईशत को ठीक कराने के बजाय एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और लड़ो, लड़ते रहो, लड़ते लड़ते एक दूसरे को खत्म कर डालो, क्योंकि अभी तो सिर्फ तुम्हारी लड़ाई में दूसरे मर रहे हैं, मजलूम मर रहे हैं, अवाम मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, मुहिब वतन मर रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान खवातीन सब मर रहे हैं। और कितनी मौत चाहिए, और कितना बहरान चाहिए, और कितना जुल्म करोगे? जिनके मर रहे हैं और जो मर रहे हैं उन्हीं से मुतालबा करते हो, उन्हीं से तवक्को रखते हो कि वही उठे, वो भी लड़े, वो मरे और रोए और बहरान पैदा हो और तबाही आए। अवाम मजलूम और बेबस से बेहस नहीं, खामोश नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके उसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्जों को ज़ाय करना है। अवाम बोलेंगे क्योंकि वो तकलीफ में है, तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इजहार भी होगा, जरूर होगा, बस अंदाजे गलत लगाए जा रहे हैं, अपने नुक्ता नजर के मुताबिक लगाए जा रहे हैं। लफ्जों से इजहार भी हो रहा है, मजीद होगा, क्योंकि लगाने वाले पाबंदियां भी अपने अंदाजों के मुताबिक लगा रहे हैं। एहतिजाज के भी ज़ाय नहीं जाते, रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, तारीख में दर्ज हो रहे हैं, शोर और शऊर में फर्क वाज़ेह करते जा रहे हैं। वक्त तेजी से गुजर रहे हादसात का इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन से भागने के लिए कोई ना कोई हादसा या जुर्म करवाया जाएगा। इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कौन चाहता है कि 1998 वाली सूरत हाल दोबारा हो? क्यों कहा जा रहा है कि मुल्क खाना जंगी और सिविल नाफरमानी की तरफ जा सकता है? ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को फिर ड्रोन बेस बनाया जाएगा। आज मिस्र, श्रीलंका और पाकिस्तान एक प्राय पर आ गए हैं। बल आखिर कौन घुटने टेकेगा? किसको सियासी मार पड़नी है? किसी को भागने की जगह नहीं मिलनी, कोई भी किसी भूल में ना रहे। इस बार डब्बों से वोट नहीं, कुछ और निकलेगा। अवाम का खामोश गुस्सा दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। हो सके तो अभी से देखना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो। कराची ताखिबर एक ही दहाई, महंगाई महंगाई और महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर रखा है। हर रोज अशाए खुरूनूश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। फेहरिस्त बनाकर बाजार जाने वाले लोग आधा पूना सामान खरीदने पर मजबूर है। प्याज और मुर्गी के दाम नीचे आने को तैयार नहीं। मार्केट से कभी आटा गायब हो जाता है तो कभी चीनी, तेल, घी और गोश्त। हर शे का रेट घंटों के हिसाब से बदल रहा है। जो चीज मिल रही है उसकी मनमानी कीमतें ली जा रही है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने मुतवसत और गरीब तबके की कमर तोड़कर रख दी है। सफेद पोश तबका भी कर्ज मांग कर महीना गुजार रहा है। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। दुकानदार, मजदूर और रक्षा टैक्सी ड्राइवर सब परेशान है। भूखे बच्चों और बूढ़ों औरतों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोई माने या ना माने, एक तब्दीली तो आई है। पहले लोग बुरा भला कहकर चुप हो जाते थे, अब दुआओं के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं जिन्हें मीडिया पर दिखाया, पढ़ाया और सुनाया नहीं जाता। एहतिजाज का ही अंदाज आप समझ तो गए होंगे। एहतिजाज हो रहा है, अगर कोई देखे तो नवाबशाह में दुल्हा और दुल्हन रुखसती के बाद घर जाने के बजाय बारातियों समेत महंगाई के खिलाफ एहतिजाज करने पहुंच गए। नवाबशाह के रिहायशी दुल्हा दुल्हन ने बारातियों के हमरा सड़क पर आटा, पेट्रोल और चीनी महंगी करने के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। इससे ज्यादा हालात की संगीनी और आवाम की लाचारी क्या होगी कि वो अपनी खुशियों में भी एहतिजाज को शामिल कर रहे हैं। कराची के डाकू तो गरीब मेहनत कशों पर भी रहम करने के लिए तैयार नहीं। डाकुओं के हालात भी इस कदर खराब हो चुके हैं कि शराब गोट के गबूल शाहीन कॉलोनी में मालिश का काम करने वाले 25 साल नौजवान को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल कर दिया। ये नौजवान रोजगार के लिए बहावलपुर से आया था। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि 2023 को शुरू हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए और सिर्फ कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में मुजाहिमत पर 25 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हुए। खुद अंदाजा लगाए कि ये वो वाकयात है जो पुलिस रिकॉर्ड पर आए, और जो रिकॉर्ड पर नहीं उनकी तादाद कितनी होगी। और अब ये सिर्फ एक शहर की बिपता है। गली मोहल्लों में होने वाले इन जराइम के पीछे गुर्बत, भूख, बदहाली, जहनी तनाव, बेरोजगारी नहीं तो और क्या है। किसानों पर भी महंगाई की बिजली गिर चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शर्त को पूरा करते हुए बिजली की कीमतों में किसान पैकेज के तहत दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है, जिससे किसानों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 60 पैसे का इजाफा हो गया है। एक तरफ महंगाई और दूसरी जानब टैक्स आवाम के लिए वबाल जान बन चुके हैं।
صرف FBR نے فروری میں 527 ارب 20 کروڑ روپے کے ٹیکس اکٹھے کیے۔ فروری میں ٹیکس وصولیوں میں 17% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 4493 ارب روپے کے موصولات اکٹھے کیے۔ گزشتہ سال اس عرصے میں 3820 ارب روپے کے موصولات حاصل ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر گزشتہ سال کی نسبت ٹیکس وصولی میں 18% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ملک میں مہنگائی کا 49 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی کی شرح 31% تک پہنچ گئی۔ جنوری کے مقابلے میں فروری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 4% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے رپورٹ کے مطابق فروری کے دوران دیہات میں مہنگائی 4% بڑھ کر 35 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شہری علاقوں میں 4% اضافے کے بعد 28 تک پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی آؤٹ لیگ کے رپورٹ کے مطابق آئندہ مہینوں میں مہنگائی کی شرح 28 سے 30% ہو سکتی ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال کے باعث مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ روپے کی بے قدری اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھی۔ جولائی سے جنوری تک مہنگائی 25.4% رہی۔ سود کی ادائیوں کے باعث اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ ملک میں ٹیکسز وصولیوں میں کمی کے خدشات ہیں۔ 170 ارب روپے کی اضافی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں۔ جولائی سے جنوری تک ترسیلات زر میں 11% کمی ہوئی۔ برآمدات میں 7.4 اور درآمدات میں 20% کمی ہوئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 44% کمی ہوئی۔ بعض تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے کہ اعداد و شمار دیوالیہ ہونے سے بھی آگے کڑے ہیں۔ پچھلے 11 ماہ میں 62% روپے نے اپنی قدر کھوئی۔ بین الاقوامی اداروں نے ریٹنگ CAA3 کی ہے۔ بیرونی ملک سے آنے والے ترسیلات 2 ارب ڈالر سے نیچے چلی گئی ہے۔ بجلی کے صارفین سے سالانہ 335 ارب روپے سرچارج لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ سرچارج وصول کیا جائے گا۔ مہنگائی کم ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معیشت کی بحالی کا کام بہت مشکل سے ہوگا۔ معیشت کو بچانے کے لیے مزید قربانیاں دینی ہوگی۔ ملک پر بہت مشکل وقت ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات تو مل گئے، لیکن فنڈز نچلی سطح پر نہیں پہنچتے۔ صوبے ٹیکس جمع کرنے میں ناکام رہے۔ سندھ حکومت زرعی ٹیکس جمع نہیں کرتی، بیرونی قرض چھوڑے، اب تو مقامی قرض کے چنگل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ معیشت کی صورتحال 1 سال کی غلطی نہیں، 75 سال کا حاصل ہے۔ ان کا کیا ہوگا جو 75 سالوں سے غربت میں ہیں؟ ہمارے پاس اتنا اناج نہیں جتنی ضرورت ہے۔ شاید ان تمام حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے پاکستانی اپنا دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان اعداد و شمار کا جواب کون دے گا کہ گزشتہ 8 برسوں میں 25,000 سے 240 افراد نے پاکستانی شہریت طلب کی۔ صرف 2022 میں 670 کاروباری افراد اور 330 ڈیلر نے پاکستانی شہریت چھوڑی۔ پہلے نمبر پر جرمنی کی شہریت کے لیے سب سے زیادہ 8,600 پاکستانیوں نے پاکستانی شہریت چھوڑی۔ دوسرے نمبر پر 3,700 پاکستانیوں نے بھارت کی شہریت کے لیے، تیسرے نمبر پر 2,268 نے ناروے شہریت کے لیے، چوتھے نمبر پر 2,781 نے اسپین کی شہریت کے لیے اور 5ویں نمبر پر 1,716 نے چین کی شہریت کے لیے پاکستانی شہریت چھوڑی۔ چھٹے اور 7ویں نمبر پر بلا ترتیب 1,290 اور 198 پاکستانیوں نے برطانیہ اور امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی شہریت طلب کی۔ آخر میں 2 تجاویز کا ذکر کرتے چلے۔ ایک تجاویز ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت نظام رائج کیا جائے گا۔ مارکیٹ پر مکمل چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ مہنگائی کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ ہے۔ ماضی میں ہنگامی بنیادوں پر ڈپو سسٹم، کوٹا سسٹم اور فیلڈ ورک رائج کیے گئے۔ لوکل کمیونٹی پر مشتمل پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فل فور بحال کیا جانا چاہیے۔